हेलो स्टूडेंट्स। मोशनल और रोटेशनल ईएमएफ हम लोगों ने देखा था। मोशनल और रोटेशनल ईएमएफ में मोशनल और रोटेशनल ईएमएफ में हम लोगों ने कैसे ईएमएफ जनरेट होता है वो देखा था। मतलब किसी रॉड के क्रॉस ईएमएफ कितना जनरेट होता है ये देखा था। प्लस पोलरिटी का भी हम लोगों ने पोलरिटी पहचानना सीखा था कि रॉड का कौन सा एंड पॉजिटिव और कौन सा एंड निगेटिव होगा, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज डैट कि एक टॉपिक आता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है ये जरा देखते हैं। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक मिनट लिखना नहीं आप इसे, आप एक काम करो। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ से पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन है, तब भी प्रोबेबिलिटी है उससे आ सकते हैं क्वेश्चंस नेट जेईई में। दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वैरिंग magnetic field। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है। वो टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ये बात की बात है, लेकिन कुछ बातें इसके बारे में पहले ही आप जान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टैटिक चार्ज की वजह से पढ़ते हैं। वहां पे जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से आता था जो चार्ज रेस्ट में होते थे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो कंजर्वेटिव होता था, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलता था, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करता था, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाएगा। ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये क्लोज लूप बनाता है, वो फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाता था, है ना। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की तरह क्लोज लूप बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाता है। जैसे एक बार मैग्नेट का भी हम लोगों ने देखा था कि नॉर्थ से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ पे आता है, फिर साउथ से नॉर्थ जाता है मैग्नेट के होते हुए, मैग्नेट के अंदर से। ऑलराइट, तो जरा देखते हैं हम लोग कैसे ये डेवलप होता है। तो मान लो एक रीजन है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन है, दिस इज a region of magnetic field। ये सिलिंड्रिकल रीजन है। सिलिंड्रिकल रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इनसाइड है, उसका अपना एक सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड सिलिंड्रिकल रीजन में है। जैसे मैं एक गोल सा बना दूं तो ये इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, है ना। आर रेडियस का सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड है ना। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रहा है, क्योंकि देखिए लिखा हुआ है टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सिलेंडर के अंदर बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें कुछ पता है। जैसे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब हो सकता है टाइम के साथ बढ़ रहा हो सकता है घट रहा हो, किसी इंस्टेंट की अगर बात करें तो, है ना। मतलब टाइम वैरिंग ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये टाइम वैरिंग जरूर होना चाहिए। जैसे b इज इक्वल टू 2t, b इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो मान लो ये टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ये तो बात की बात है कि टाइम के साथ वो लिनियरली वेरी कर रहा है या टाइम के साथ उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला रिलेशनशिप है, ये बहुत बात की बात है। अभी हमने माना है कि हमारा b जो है ना टाइम का एक फंक्शन है। तो देखिए जैसे ही ये टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड आता है
तो अगर मैं r डिस्टेंस पे जाऊं सेंटर से, फील्ड के सेंटर से r डिस्टेंस पे जाऊं और एक लूप ले लेता हूं, सपोज मैं एक लूप ले लेता हूं, है ना, ध्यान रखना है स्मॉल r, यहाँ स्मॉल r जो है ना वो लेस देन कैपिटल R है। कैपिटल R का मतलब है कि कैपिटल R रीजन तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना, कैपिटल R रीजन तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर स्मॉल r सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे, जो कि स्मॉल r रेडियस से कम है, वहां पे जाकर के मैं जरा देखना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसमें एक एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि एक चार्ज यहां रख दिया गया था, है ना, और चार्ज को रख के पहले मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ रखा गया था, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, लेकिन यहाँ एक चार्ज रख के जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया गया था ना, वो चार्ज टेंजेंशियली मूव कर गया था। सेंटर से r डिस्टेंस पे अगर किसी चार्ज को रख दिया गया था तो वो चार्ज ऑटो टेंजेंशियली मूव कर गया था। तो जो चार्ज पहले रेस्ट में था वो एकाएक मूव कैसे किया, है ना, जैसे कोई चार्ज है और वो पहले से रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही फील्ड आया, फील्ड पहले नहीं था, फील्ड भी जैसे ही आया वो चार्ज मूव कर गया था एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो वहीं से कंक्लूजन निकला कि जरूर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ना, क्योंकि चार्ज जो कि पहले से रेस्ट में था उस पर अगर कोई फोर्स लगा तो वो कहां से आया होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही चार्ज पे फोर्स लगेगा, Q × E। तो वहीं से कंक्लूजन निकला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। वो कैसे आता है, कितना आता है, वही हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो देखिए r डिस्टेंस पे अगर हम जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, तो इस एरिया, ये स्मॉल r रेडियस एरिया जो सर्कुलर एरिया है, उस एरिया में फ्लक्स का चेंज EMF जो होगा वो -d∅dt होगा, ये हम जानते हैं। -d∅dt क्या होगा, तो -d∅dt का मतलब एरिया कितना होगा, ये एरिया हो जाएगा πr² × dB/dt। पता है क्यों, माइनस तो लगेगा ही लगेगा, πr² dB/dt। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ऐसा हमारा एरिया जो है वो तो कांस्टेंट है यहाँ, है ना, dB/dt टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे फ्लक्स को तो b ही डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि b.a लिखेंगे हम लोग और a और b एक ही डायरेक्शन में है, तो ba cos 0 मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके -πr² dB/dt लिख दूंगा। दिस इज द EMF। नेगेटिव साइन का मतलब भी आप लोग जानते हैं कि क्या है यहाँ पे, है ना, तो ये -πr² dB/dt। अब क्या होगा कि ये जो EMF था, इस EMF के आने की वजह से, ये EMF किस में डेवलप होता है, तो हम जानते हैं लूप के क्रॉस, ये जो r रेडियस का लूप है उसी में ये EMF डेवलप हुआ, ये भी हम जानते हैं। अब ये EMF किसके बराबर है, तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ एक कंडक्टर रख दे तो उसमें करंट आ जाता है, ये भी जानते हैं। एक कंडक्टर जैसे इस लूप के यहाँ कुछ भी ना हो, तो मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि ये जो स्मॉल r रेडियस है, ये ब्लैक कलर का मैं बना दिया हूँ लूप। आप ऐसा मत सोचना कि वहां कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। अगर कुछ वहां होगा, जैसे एक रिंग होगा वहां, तो रिंग में करंट आ जाएगा, नहीं भी वहां कुछ भी नहीं होगा तो हमें ये कहना ज्यादा अच्छा है कि उस लाइन पे EMF आएगा, ये जो सर्कमफरेंस है ना उस पे EMF डेवलप होगा, ठीक है ना, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। अब वहां कुछ आ जाए, जैसे कंडक्टर रख दूंगा तो कंडक्टर के अंदर का चार्ज फ्लो कर जाएगा, एक चार्ज रख दूंगा तो चार्ज भी फ्लो कर जाएगा टेंजेंशियली, ठीक है ना। उस जैसे यहाँ कुछ ना रखता मैं और यहाँ एक चार्ज रख देता और एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दे देता, तो चार्ज पे फोर्स लग जाता। और वहीं से कंक्लूजन आया था, अभी भाई बताई थी मैंने कहानी कि वहीं से ये बात निकल के आई थी कि भाई फील्ड आया है, क्योंकि फील्ड नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। अब वो फील्ड कैसे निकलेगा, तो देखिए वो फील्ड एक्चुअली में, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आया, एक चीज और जान दो कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आता है। क्यों आता है अभी आप मत पूछो, है ना, अब सीधे समझो, मैं रिजल्ट ही बता देता हूँ क्योंकि टाइम भी कम है हम लोगों के पास, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो टेंजेंशियली आता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में आता है, मतलब करंट जिस डायरेक्शन में इसमें करंट आएगा ना उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन, है ना। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करो तो वो क्लोज लूप बनाता है, क्योंकि जब टेंजेंशियल हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल होगा तो देखो क्लोज लूप बनाना पड़ेगा, तो क्लोज लूप बना लिया वो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस r रेडियस में टेंजेंशियल, वो उससे पुराने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट है। जैसे उस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना एक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी जैसा टर्म वहां डिफाइन करते थे, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ EMF डिफाइन करते हैं। यहाँ पे वही EMF जो इस लूप के क्रॉस जो EMF आ रहा है जो -πr² dB/dt के बराबर है, वही EMF यहाँ पे अगर मान लो E इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, सिमेट्रिसिटी से r डिस्टेंस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगा, तो हम लोग लिखते हैं E.dl इंटीग्रेशन इज इक्वल टू -πr² dB/dt। ध्यान रखेंगे, आप सीधे इस इक्वेशन को लिख लो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है ना,
आता कहाँ से है तो वो एक्सपेरिमेंट से मैंने बता दिया आपको, आप एक्सपेरिमेंट से ही समझ रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, आप ये लिखना सीखो ई डॉट डी एल, इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट के डायरेक्शन, अगर यहाँ पे मान लो कोई कंडक्टिंग लूप होता तो उस लूप में जो डायरेक्शन करंट का होता उसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई डॉट डी, ठीक है ना। अब ई डॉट डी एल को भी हम लोग ईएमएफ कहते हैं, इस लूप के क्रॉस जो ईएमएफ है उसको ई डॉट डी एल भी हम लोग कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप। यहाँ पे हम लोगों को एक ये भी साइन दे देना चाहिए, यहाँ पे ये लूप के लिए, क्लोज लूप के लिए लिखा जाता है। अब देखिए जिधर ई है उधर ही डीएल है, तो ई डीएल तो वेक्टर हट जाएगा, सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ई को मैं बाहर निकालूंगा, हर जगह चूंकि ई कांस्टेंट है आर रेडियस पे, तो ई बाहर निकालूंगा तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो डीएल का इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर, है ना, क्योंकि डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन नहीं है यहाँ, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ई और डीएल एक ही डायरेक्शन में है, तो डॉट लगाएंगे ना तो दोनों हट जाएगा, वेक्टर हट जाएगा, तो ये ई डीएल बन जाएगा, वेरी सिंपल। तो ई बाहर आ जाएगा, तो ई इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू माइनस पाई आर स्क्वायर डीवी बाई dt, ये हो जाएगा इंटू 2 पाई आर, तो पाई से पाई कैंसिल, आर से ये आर टाइप कैंसिल, ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस आर बाई 2 डीवी बाई dt, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, ये आर डिस्टेंस पे, जो आर सिलिंड्रिकल रीजन की रेडियस से क्या है, कम है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टेंजेंशियल आता है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टेंजेंशियल। अच्छा, जो सिलेबस में है मैं वही बता रहा हूँ, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। ई इज इक्वल टू माइनस आर बाई 2 इंटू डी बाई डी। एक चीज और मैं बता दूं, इससे अजीबोगरीब क्वेश्चंस भी आने के प्रोबेबिलिटी होते हैं, लेकिन आएंगे नहीं, बनते हैं, मतलब इस टॉपिक से अजीबोगरीब क्वेश्चन। मैं केवल वही चीज बता रहा हूँ जिससे नीट जेईई मेन में इससे ज्यादा डेविएट करके क्वेश्चन नहीं आएंगे इस टॉपिक से। ऑलराइट, तो ई इज इक्वल टू माइनस आर बाई 2 डीवी बाई डी, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ना, कहाँ पे, तो अंदर में, सिलिंड्रिकल रीजन के अंदर। अब पता चला कि चलो कोई बात नहीं, हमारा कैपिटल आर रेडियस में ही क्या है, कैपिटल आर रेडियस में ही हमारा फील्ड है, लेकिन मुझे क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं तक सीमित होता है, कोई पूछे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर डिस्टेंस जहां पे स्मॉल आर लेस देन आर है वहीं तक रहेगा, क्या इस लूप में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा सिलिंड्रिकल रीजन के बाहर, या इस लूप में नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना, वो इन्फिनिटी तक आता है, हर जगह एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, हर जगह, है ना। अब अगर मैं बात करूं कि एक डिस्टेंस r ले लेता हूं, अब है मैं ये r, ये किसके लिए है, फॉर r लेस देन r, फॉर r ग्रेटर देन r की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, तो r ग्रेटर देन r की मैं बात करूं तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, तो r, अब क्या होगा, तो अब मैं फिर फ्लक्स क्या लिखूंगा, तो देखिए फ्लक्स हम लोग लिखेंगे, अब जहां तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वहीं तक ना आप फ्लक्स निकालोगे, यही यहां ध्यान देना है, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो कैपिटल आर रेडियस तक ही है, उसके बाद तो नहीं है ना, तो कैपिटल आर रेडियस तक की अगर है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ फ्लक्स हो जाएगा b इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा फ्लक्स कैपिटल आर, है ना। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, तो फिर हम लोग वही लिखेंगे ई डॉट डीएल इंटीग्रेशन क्लोज लूप इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर डीवी बाई डी टी। फिर उसी तरीके से ई इंटू 2 पाई आर, लेकिन ये स्मॉल आर लेंगे, ध्यान रखेंगे ये स्मॉल आर क्या है, तो ये स्मॉल आर वो डिस्टेंस है सेंटर से उस पॉइंट का, बड़े वाले लूप का डिस्टेंस, बड़े वाला लूप का रेडियस है ये स्मॉल आर, लेकिन ये कैपिटल आर क्या है, तो ये कैपिटल आर वो रेडियस है जहां तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, प्रेजेंट है। तो ई इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डीवी बाई डी टी। तो ये इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है सिलिंड्रिकल रीजन के बाहर, और इस इक्वेशन से निकलता था अंदर। अब देखिए यहाँ पे पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये r और r कैंसिल मत करना, क्योंकि ये r वो डिस्टेंस है, दिस r इज ग्रेटर देन दिस कैपिटल r, और कैपिटल R रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल रीजन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो यहाँ एक अलग रिलेशन आता है, और सिलिंड्रिकल रीजन के बाहर जो लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है दैट इज ए डिफरेंट, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऑलराइट। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, कैसा आता है, तो टेंजेंशियल आता है। वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो लूप बनाता है ना, क्लोज लूप बनाता है ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे एक टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ
इंडक्शन, है ना। सेल्फ इंडक्शन क्या है, जब बात करते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्शन की, तो सेल्फ इंडक्शन क्या है यहां हम लोग देखेंगे। सेल्फ इंडक्शन में ही एक टर्म और पढ़ेंगे, इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखिए हम लोग दो टाइप का सर्किट एलिमेंट देखा था हम लोगों ने, बैटरी के अलावा किसी सर्किट में आज तक, मतलब पहले तक आपने क्या क्या देखा, एक रेसिस्टर देखा, एक कैपेसिटर देखा था, है ना। रेसिस्टर में क्या होता था, तो रेसिस्टर में एनर्जी डिसिपेट होती थी, रेसिस्टर में एनर्जी डिसिपेट होती थी। कैपेसिटर में क्या होता था, तो कैपेसिटर पे एनर्जी स्टोर्ड होती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फॉर्म में, है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती थी। बिल्कुल कैपेसिटर की जैसा एक डिवाइस होता है इंडक्टर, उसमें भी एनर्जी स्टोर्ड होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है। जैसे कैपेसिटर में हम लोग देखते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्शन क्या है, जैसे मान लो कोई कॉइल है, कॉइल है ना, एन टर्न वाला कोई कॉइल है, उसमें कोई करंट जा रहा है, जैसे सोलेनॉइड ही है, उसमें कुछ करंट जा रहा है। अब उस करंट के जाने से, है ना, अगर मैं उस करंट को चेंज करने लगूं, तो उस करंट की वजह से उस कॉइल का जो खुद का एरिया है, मेरी बात को पहले गौर से सुनना, एक कॉइल है जिसमें कुछ करंट जा रहा है, तो जब करंट जा रहा होगा तो उस कॉइल के थ्रू से अब उसका अपना एक फ्लक्स होगा, है ना, उसका अपना एक क्या होगा, फ्लक्स होगा। अगर मैं उस करंट को चेंज करने लगूं, है ना, क्योंकि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल डायरेक्शन में ही होगा। जैसे मान लो एक टर्न का एक कॉइल ले रहा हूं मैं, बहुत सिंपल सी ही मैं बात करूं, मान लो ये एक कॉइल है, इसमें आई करंट जा रहा है, तो इस आई करंट की वजह से यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा, हमारी तरफ होगा, बाहर आइडियल क्रॉस आर, आप जानते हो। और इसके एरिया की मैं बात करूं तो इस एरिया का भी डायरेक्शन हमारी तरफ हो जाएगा, क्योंकि ओपन सरफेस एरिया है। यानी इसके खुद के करंट के कारण, इसके थ्रू से, इसी के थ्रू से, आई रिपीट, इस लूप के खुद के करंट के कारण, इस लूप के ही थ्रू से अपना एक फ्लक्स है, अपना एक क्या है, फ्लक्स है। ओके, अगर मैं उस करंट को अब चेंज करने लगूं तो फ्लक्स चेंज करेगा, क्योंकि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, करंट चेंज तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो फ्लक्स चेंज। और हम एक बात अभी जानते हैं फैराडेज लॉ और लेंज लॉ से, कि जब फ्लक्स चेंज करेगा तो एक ईएमएफ आएगा। मतलब इस लूप में करंट था पहले से, लेकिन जैसे ही उस करंट को मैंने चेंज किया, उस लूप के थ्रू से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से उस लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉज को अपोज करेगा, है ना, कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। उस ईएमएफ को कहीं कहीं बैक ईएमएफ भी कहते हैं, है ना, किसी किसी बुक में आप देखेंगे बैक ईएमएफ, उसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो एक ईएमएफ डेवलप होगा जो कॉज को अपोज करेगा। इस प्रोसेस को ही हम लोग सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। और यहां पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, इंडक्टेंस, जो बिल्कुल हमारे लूप के ज्योमेट्री पे और लूप के अंदर कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का। जिस तरीके से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्योमेट्री पे और दोनों प्लेट के बीच के मटेरियल पे डिपेंड करता था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी वो जो इंडक्टेंस होगा या सेल्फ इंडक्टेंस, दोनों एक ही टर्म है, वो ज्योमेट्री पे और अंदर के मटेरियल पे, मतलब अंदर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी कितना है। जैसे वहां रिलेटिव परमिटिविटी के, है ना, देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वैसा ही यहाँ एक रिलेटिव परमिटिविटी देखते हैं, परमिएबिलिटी देखते हैं। ऑलराइट, तो अब चलो सेल्फ इंडक्शन में सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, यही हमारा मसला है ना, यही हमारा मसला है। सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन का आपने डिफिनेशन देख ही लिया। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रोसेस ड्यू टू विच द फ्लक्स इज चेंज्ड इन ए लूप बाय चेंजिंग इट्स ओन करंट, है ना। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डिफिनेशन तो नहीं लिखो, है ना, आप अब समझो। यहां पे मान लो हमारे पास एक कॉइल है, ये एन टर्न का कॉइल है, एन टर्न का कॉइल है, एक कॉइल के थ्रू से फ्लक्स फाई है, तो एन कॉइल के थ्रू से फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन फाई, एन फाई हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ये फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो इस कॉइल का अपना एरिया फिक्स है, तो फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया हो जाएगा फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है का मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी हम बोल सकते हैं कि n phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I, n phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। अच्छा, जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां हटाते हैं, यानी n phi इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जैसे ही हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, उसी कांस्टेंट को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस या केवल इंडक्टेंस करते हैं, L कैपिटल L से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल L क्या हो जाएगा, n phi by I, n phi by I। अगर एक टर्न होता यहाँ तो n1 हो जाता, phi by I हो जाता। फॉर वन टर्न जैसे मैं लिख सकता हूं, फॉर वन टर्न L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, phi by I। वहां पे हम phi को क्या लिखते हैं, L इंटू I, सेल्फ इंडक्टेंस इंटू I। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है, HENRY, हेनरी वाज ए साइंटिस्ट। phi इज इक्वल टू Li। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जब ये फ्लक्स चेंज करता इस कॉइल के थ्रू से, ये कॉइल कैसा भी हो सकता है, इसके आप इसके बारे में मत सोचो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E कितना आता है, तो E आता माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस डी फाई बाई डी टी का मतलब माइनस एल डी आई बाई डी टी। मतलब किसी इंडक्टर के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस तो ठीक है, फैराडेज लेंज लॉ, एल इंडक्टेंस और डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। यानी कभी भी किसी भी कॉइल का मुझे सेल्फ इंडक्टेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे क्या, तो उसमें हम अपने मन से कोई करंट आई भेज देंगे, है ना, आई मूव करा देंगे, फिर हम एन फाई बाई आई निकाल देंगे, एन फाई बाई आई निकाल देंगे, एल आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल से मान लो, एक ही एग्जांपल हम लोगों को पढ़ना है, वही हमारा सिलेबस है। जैसे एक सोलेनॉइड का, है ना, एक सोलेनॉइड है हमारा, इसका मुझे सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। ये एक सोलेनॉइड है ना, कोई कहता है इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, इसमें कुछ करंट जा रहा है, मान लो आई करंट जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न इसमें कैपिटल एन है ना, इसका लेंथ जो है वो एल है, तो स्मॉल एन क्या हो जाएगा, एन बाई एल। ध्यान रखना, कैपिटल एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न है और स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ध्यान रखेंगे। मान लो इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस क्या है, आर है। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, तो एक लूप के थ्रू से फ्लक्स कितना हो जाएगा, जरा देखो, एक लूप के थ्रू से मतलब एक जो अंदर में टर्न होगा उसके थ्रू से फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो उसके थ्रू से फ्लक्स हो जाएगा बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं आइडियल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सियली डायरेक्शन में होगा और लूप का एरिया भी एक्सियली डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हम इधर से जाके लूप को देखेंगे तो प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एक टर्न के थ्रू से फ्लक्स थ्रू वन टर्न, फाई थ्रू वन टर्न की अगर बात करें, ये हो जाएगा बी पाई आर स्क्वायर। बी कितना होता है, तो आइडियल सोलेनॉइड के अंदर बी होता है म्यू नॉट एन आई, एन स्मॉल, याद होगा आप लोगों को, यानी ये हो जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन याद रखेंगे ये फ्लक्स किसके थ्रू से है, एक टर्न के थ्रू से है, लेकिन सोलेनॉइड में कितने टर्न है टोटल, कैपिटल है, तो टोटल फाई टोटल क्या हो जाएगा, फाई टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा एन फाई इंटू वन टर्न, एन फाई ऑफ वन टर्न, दैट इज एन कैपिटल एन इंटू म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, एन आई पाई आर स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, तो कैपिटल एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन इंटू एल, ये हो जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू स्मॉल एन, एन स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर इंटू एल, एक एल भी आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एन के बदले क्या लिख दिया है, स्मॉल एन इंटू एल लिख दिया। और इंडक्टेंस कैपिटल एल क्या हो जाएगा, तो इंडक्टेंस कैपिटल एल हो जाएगा एन फाई बाई आई, एन फाई बाई आई करंट। तो देखो करंट अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है ना, एन फाई बाई आई क्या हो जाएगा, तो एन फाई तो है म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर एल बाई कैपिटल आई, तो कैपिटल आई कैंसिल हो गया, क्या जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इनटू एल। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। एयर कोड का मतलब अंदर में कुछ नहीं है, खाली एयर है। अच्छा, अंदर में अगर कोई मटेरियल होता तो उसका म्यू आर भी हम मल्टीप्लाई कर देते, म्यू आर से मल्टीप्लाई करते, जिस तरीके से कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर इंटू सी हो जाता है,
जैसे एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस सी है पैरेलल प्लेट में, एक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल डाल देते हैं तो कैपेसिटेंस के इंटू सी हो जाता था ना, वैसे ही के वहां क्या होता था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पे उसी तरीके से के टाइम हो जाएगा, लेकिन वहां का के क्या होगा, यहाँ का हो जाएगा रिलेटिव परमियाबिलिटी। यानी अगर कोई मटेरियल अंदर डाल देंगे तो इसी को कुछ नहीं करना है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर कर देंगे इंटू एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा। तो दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड, जिसके अंदर कुछ नहीं है, एयर है, वैक्यूम है, वैक्यूम एयर, एक ही बात है। अच्छा ये किस चीज पे डिपेंड किया, तो देखो ये नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड किया, लेंथ पे डिपेंड किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड किया, मतलब ये ज्योमेट्रिकल फैक्टर है, ये उस करंट पे डिपेंड। आप इसमें 1000 एम्पीयर का भी करंट भेज के डिराइव करोगे तो आई तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एल करंट पे डिपेंड नहीं किया, एल डिपेंड किया लेंथ पे किया, रेडियस पे किया, है ना, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ पे किया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, तो दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए। अब इस पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक सोलेनोइड है, उसको आप कट कर दिया, उसका इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, तो देख लेंगे। एक सोलेनोइड है, उस पर वायर रैप किया हुआ है, उतने ही वायर को डबल रेडियस के सोलेनोइड पे रैप कर देंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, है ना, है ना। ये इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा, मैं वर्बली बोल देता हूँ, ट्राई कीजिएगा कि एक सोलेनोइड है बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना, इतने ही वायर को हम लोग एक डबल रेडियस के सोलेनोइड पे रैप कर दें, डबल रेडियस के सोलेनोइड पे क्या कर दे, रैप कर दे, लपेट दे, तो उसका इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, अगर इसका इंडक्टेंस एल है तो मतलब एल के फॉर्म में कितना हो जाएगा, ये आप कीजिएगा, ठीक है ना। ऑलराइट, मतलब एक तीसरा एलिमेंट आप लोगों को आज पता चला, है ना, एक दिस इज ए थर्ड एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट है हमारा, है ना, दिस इज द थर्ड एलिमेंट। इसके बारे में आपको पता चला।